लेस्ली जॉर्ज हिल्टन का जन्म 29 मार्च 1904 को किंगस्टन में होता है। किंगस्टन उन बहुत सारे टापुओं में से एक टापू है जिन्हें जोड़कर हम वेस्ट इंडीज कह देते हैं, और यहाँ से एक बहुत ही शानदार टेस्ट क्रिकेट टीम भी हुई है। लेस्ली की मदर का नाम एलिजाबेथ जैक्सन था और उन्होंने 31 साल की उम्र में लेस्ली को जन्म दिया। इसके सिर्फ 4 साल बाद 35 साल की उम्र में साल 1909 में एक बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है। आर्थिक तौर पर एलिजाबेथ बहुत ज्यादा गरीब थी और लेस्ली के पिता लेस्ली के जन्म के आसपास ही अपनी सारी जिम्मेदारियों को पीछे छोड़कर कहीं चले गए थे। लेस्ली की मदर एलिजाबेथ की मौत के बाद लेस्ली के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी अपनी एक आंटी मारिया जैक्सन ले लेती है। यही मारिया जैक्सन थी जो लेस्ली को उसके बाद स्कूल में डालती है। लेकिन साल 1917 में मारिया की भी मौत हो जाती है जब लेस्ली सिर्फ 13 साल की होती है। मारिया की मौत के साथ वह आखिरी इंसान भी इस दुनिया से चला गया जो लेस्ली की केयर कर सकता था, उसकी देखभाल कर सकता था, और इसके साथ ही उसकी स्कूल की पढ़ाई भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। साल 1922 आ जाता है। तब तक लेस्ली 17 साल का हो चुका था। अब वह इतना बड़ा था कि उसे अपने पैसे खुद कमाने की जरूरत थी। इसी वजह से किंगस्टन में ही एक इंसान हेनरी शेक्सपियर के पास वह दर्जी का काम सीखना शुरू करता है। थोड़े समय में ही लेस्ली इस काम को बहुत अच्छी तरह सीख लेता है और इसमें बहुत ज्यादा अनुभवी हो जाता है। लेकिन दर्जी के इस काम में इतनी ज्यादा इनकम नहीं थी जो लेस्ली का पेट भर सके। इसी वजह से इस काम के साथ साथ 17 साल का लेस्ली रात को एक और काम करता है यूनाइटेड फ्रूट कंपनी में। यहाँ इन सारे टापुओं पर इकट्ठा हो रही फ्रूट को पैक करना था और अलग अलग ट्रक्स में लोड करता था। लेकिन क्योंकि लेस्ली अभी जवान लड़का था इसलिए उसे खेलने का भी बहुत ज्यादा शौक था, खासकर क्रिकेट खेलने का। इसी वजह से बचपन से ही उसने एक क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया था जिसका नाम था कलवर्ले क्रिकेट क्लब। लेकिन लेस्ली क्योंकि 1922 में सिर्फ 17 साल का था इसलिए वह इस क्लब की जूनियर टीम का मेंबर था। लेकिन साल 1922 में ही उसकी क्लब की सीनियर टीम का कोई एक मेंबर मिसिंग होता है और क्लब को तुरंत अगले मैच खेलने के लिए किसी मजबूत खिलाड़ी की जरूरत पड़ती है, और यही सिलेक्शन होती है लेस्ली हिल्टन की। यही से लेस्ली हिल्टन का प्रोफेशनल करियर एक दर्जी से हटकर एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के तौर पर बदल जाता है। अगले 4 सालों तक लेस्ली हिल्टन क्रिकेट की दुनिया में बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है। यही कारण होता है कि साल 1926 और साल 1927 के बीच इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में लेस्ली हिल्टन 3 टेस्ट मैच भी खेलता है। एक जवान व्यक्ति जिसकी मदर बहुत छोटी उम्र में गरीबी और बीमारी के कारण इस दुनिया से चली गई, पिता का कोई अता पता नहीं, इस दुनिया में अकेला ही जूझता हुआ, अपनी मौजूदगी की लड़ाई लड़ता हुआ और एक दिन में अलग अलग कई जॉब्स करता हुआ भी अपने करियर की चोटी तक पहुंचा। लेस्ली हिल्टन 1939 तक प्रोफेशनल टेस्ट क्रिकेट खेलता है और साल 1939 में 35 साल की उम्र में क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेता है। लेकिन लेस्ली इसके बाद भी क्रिकेट से अपना नाता नहीं तोड़ सका। 1950 तक वह क्रिकेट के साथ साथ अलग अलग रूप से जुड़ा रहता है। लेकिन अब रोजी रोटी कमाने के लिए लेस्ली को वापस छोटी मोटी अलग अलग जॉब्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि यह वह टाइम था जब टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर्स को भी इतनी ज्यादा सैलरी नहीं मिलती थी। साल 1939 में ही लेस्ली जमैका सिविल सर्विसेज के रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में बतौर फॉरमैन जॉब करनी शुरू कर देता है। लेस्ली की उम्र इस टाइम तक 35 साल की हो चुकी थी जब उसकी जिंदगी में एक 27 साल की लड़की आती है जिसका नाम होता है लेलिंग रोज। लेलिंग रोज भी उस टाइम पर बतौर दर्जी कहीं काम कर रही थी। लेकिन लेलिंग रोज का पारिवारिक बैकग्राउंड लेस्ली हिल्टन से बिल्कुल अलग था। वह एक अच्छे खासे अमीर परिवार की लड़की थी जिसके पिता फिलिप रोज जमैका पुलिस में एक इंस्पेक्टर थे। यही बहुत बड़ा कारण बनता है कि लेलिंग रोज के परिवार के मेंबर, खासकर उसके माता पिता, इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। लेकिन फाइनली साल 1942 तक लेलिंग रोज के इंस्पेक्टर पिता फिलिप रोज इस रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं और 6 अक्टूबर 1942 के दिन दोनों की शादी हो जाती है। साल 1947 में इस जोड़े के घर एक लड़का जन्म लेता है जिसका नाम रखा जाता है गैरी हिल्टन। लेकिन लेलिंग रोज को धीरे धीरे यह एहसास होना शुरू होता है कि उनके घर की कमाई इतनी ज्यादा नहीं है कि वे अपने आर्थिक खर्चे को सपोर्ट कर सके। इसी वजह से साल 1951 में जब उनका बेटा गैरी सिर्फ 4 साल का होता है, वे अपने बेटे को अपने हस्बैंड लेस्ली हिल्टन के पास छोड़कर न्यूयॉर्क चली जाती हैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए। लेस्ली हिल्टन भी अपनी वाइफ के इस फैसले को पूरी तरह सपोर्ट करता है। लेकिन लेस्ली के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी।
वह अकेला अपने इस छोटे बेटे को संभाल नहीं सकता था, क्योंकि वह खुद भी दो जॉब्स कर रहा था। तो फैसला ये लिया जाता है कि 4 साल के गैरी को उसकी नानी के घर किंगस्टन में ही 31 एले रोड पर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अब से कुछ साल पहले जिस साल गैरी का जन्म होता है, साल 1947 में ही फिलिप रोज की भी दिल का दौरा पड़ने से 60 साल की उम्र में ही मौत हो जाती है। और क्योंकि वह खुद भी अपने घर में अकेली ही रह रही थी, इसलिए 4 साल का गैरी उनके लिए भी एक अच्छी कंपनी साबित हो सकता था। अब साल 1951 से लेकर साल 1954 तक लिलिंग रोज हिल्टन न्यूयॉर्क से जमैका आती जाती रहती है और अपने पति के साथ चिट्ठियों के थ्रू कम्युनिकेट करती रहती है। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा वाकया होता है जो इस पूरे परिवार को पूरी तरह बर्बाद करने वाला था। लिलिंग रोज के न्यूयॉर्क में रहते हुए वहाँ के एक अमीर व्यक्ति रॉय फ्रांसिस के साथ रोमांटिक रिलेशन बनने शुरू होते हैं। पति जमैका में डबल शिफ्ट कर रहा था और माँ पैदा किए बच्चे को संभाल रही थी, और लिलिंग रोज न्यूयॉर्क में अपने नए प्रेमी के साथ खुलेआम अलग अलग क्लब्स में जाती है, रेस्टोरेंट्स में खाना खाती है और अपनी रातें भी उसके साथ स्पेंड करती है। लेकिन लिलिंग रोज के लिए उसके पति की सफलता और उसका एक टेस्ट क्रिकेटर होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। अब न्यूयॉर्क में कुछ लोग लिलिंग रोज को पहचान लेते हैं कि वह उनके देश के पुराने टेस्ट क्रिकेटर लेस्ली हिल्टन की पत्नी है और यहाँ किसी और व्यक्ति के साथ घूम रही है। 16 अप्रैल 1954 दिन शुक्रवार का होता है। लेस्ली हिल्टन के घर एक बेनाम चिट्ठी पहुंचती है। लेस्ली उस दिन घर नहीं होता क्योंकि वह काम पर होता है। शनिवार को सुबह जब वह वापस आता है तो देखता है कि एक बेनाम चिट्ठी उसके लिए आई हुई है। इस चिट्ठी में उसकी पत्नी के न्यूयॉर्क में किए गए इन सारे कारनामों के बारे में लिखा होता है। ये चिट्ठी किसने लिखी, आज तक इसका कोई पता नहीं लगा। सिर्फ इतना लिखा गया कि मैं आपका एक बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आपको अपनी पत्नी के बारे में अच्छी तरह पता हो। लेस्ली चिट्ठी खोलता है। चिट्ठी खोलते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। जिस पत्नी को खुद सपोर्ट करके उसने न्यूयॉर्क भेजा था ताकि वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके, वहाँ वह किसी और व्यक्ति के साथ आराम से अपनी जिंदगी स्पेंड कर रही थी और एक दूसरी जिंदगी जी रही थी। घर आकर वह एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ की तरह बिहेव कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में वह किसी बहुत अमीर आदमी की गर्लफ्रेंड थी। लेस्ली तुरंत इस चिट्ठी को लेकर अपनी सास मिस्टर रोज के घर पहुँचता है। मिस्टर रोज भी अपनी बेटी के कारनामों को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। उसी टाइम वह अपने दोनों बेटों को भी घर में एक जरूरी मीटिंग के लिए बुला लेती है। गिलबर्ट और फिलिप रोज तुरंत वहां पहुंचते हैं। मीटिंग में फैसला लिया जाता है कि लिलिंग रोज को तुरंत न्यूयॉर्क से घर बुलाया जाएगा और उसे इन सारी चीजों के बारे में पूछा जाएगा। मई 1954 के पहले हफ्ते लिलिंग रोज अपने घर वापस आती है, लेकिन अपने ऊपर लगे इन सारे आरोपों को पूरी तरह इनकार करती है। वह कहती है कि चिट्ठी लिखने वाला शायद किसी तरह से अपने साथ कोई रंजिश रखता हो, तो एक चिट्ठी के आधार पर आप किसी के ऊपर इतना बड़ा शक और इल्जाम नहीं लगा सकते। लेस्ली अपनी पत्नी की इतनी बात सुनकर इस चिट्ठी से पैदा हुए शक को पूरी तरह दूर कर देता है और उसे अपनी वाइफ की सारी बातें सच्ची लगती हैं। लेकिन इसके सिर्फ एक दिन बाद ही 5 मई 1954 को लिलिंग रोज एक बहुत बड़ी गलती करती है। वह एक चिट्ठी लिखती है और घर में काम करने वाले किसी व्यक्ति को उस चिट्ठी को पोस्ट करने के लिए भेज देती है। जिस टाइम पे ये सब कुछ हो रहा था, लेस्ली हिल्टन ये सब कुछ दूर से देख रहा था, लेकिन अभी उसे इतना नहीं पता था कि उसकी पत्नी ये चिट्ठी किसे लिख रही है। वह सब कुछ पता करने के लिए वह उस आदमी का पीछा करता है और पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। तब तक चिट्ठी पोस्ट हो चुकी होती है। अब लेस्ली हिल्टन इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन लेस्ली हिल्टन के मन के अंदर पहले पैदा हुआ शक एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। लेकिन ये चिट्ठी किसे भेजी गई और इसमें क्या लिखा हुआ है, वह इसके बारे में कभी भी पता नहीं कर सकता था। तो यहाँ वह अपनी पत्नी के साथ एक ब्लफ गेम खेलने का प्लान बनाता है। रात को सोने के समय लेस्ली अपनी पत्नी को अंधेरे में सिर्फ एक तीर मारते हुए कहता है कि जो चिट्ठी आज दोपहर तुमने अपने बॉयफ्रेंड को लिखी थी, वह चिट्ठी मैंने रास्ते में ही पकड़ ली है। मैं उसे पूरी तरह पढ़ चुका हूँ और मेरे सामने तुम्हारा भेद पूरी तरह खुल चुका है। हालांकि ये सब कुछ पूरी तरह झूठ था, लेकिन लिलिंग रोज इतनी बात से पूरी तरह घबरा जाती है और न्यूयॉर्क के किसी अमीर आदमी जिसका नाम रॉय फ्रांसिस था उसके साथ रिलेशन की बात स्वीकार कर लेती है। इसके बाद की घटनाएं बहुत ज्यादा तेजी के साथ घटती हैं। शायद इस टाइम तक लिलिंग रोज को यह एहसास भी नहीं हुआ होगा कि 1 साल के अंदर अंदर ये दोनों पति पत्नी इस दुनिया में नहीं रहेंगे और उनका छोटा सा बच्चा हमेशा के लिए अनाथ हो जाएगा। लिलिंग रोज के पुलिस इंस्पेक्टर पिता फिलिप रोज के पास अपना एक रिवॉल्वर था, जिसे बाद में वे अपने बेटे माइकल को दे देते हैं।
लेकिन माइकल अपने पिता का वही रिवॉल्वर लेस्ली हिल्टन को उसकी एक शॉटगन के बदले में देता है और आज यही फिलिप रोज का रिवॉल्वर उसकी अपनी बेटी की मौत का कारण बनने जा रहा था। लेस्ली हिल्टन बहुत गुस्से के साथ उठता है और इसी रिवॉल्वर को उठा लेता है। अगले कुछ पलों में ही 7 गोलियां लिलिंग रोज के शरीर के आर पार हो जाती हैं। पहली 2 गोलियां लेस्ली हिल्टन अपनी पत्नी के निजी अंगों में मारता है। अपनी पत्नी को 7 गोलियां मारने के बाद लेस्ली हिल्टन घर के बाहर खड़ी अपनी कार में आराम से जाकर बैठ जाता है। गोलियां चलने की आवाज सुनकर पड़ोसी तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि अंदर बेडरूम में लिलिंग रोज का बेजान शरीर पड़ा होता है। तुरंत पुलिस वालों को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और बाहर अपनी कार में बैठी हुई लेस्ली हिल्टन से पूछताछ करती है। लेस्ली भागने की कोई कोशिश नहीं करता और न ही अपने गुनाह पर पर्दा डालने की। पुलिस वालों को वह बहुत शांति से खुद ही ये सारी बात बता देता है कि मैंने खुद ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है। जमैका के एक टेस्ट क्रिकेटर द्वारा अपनी पत्नी के कत्ल की एक खबर तुरंत ही जमैका के सारे अखबारों की पहली सुर्खी बन जाती है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ खास नहीं चाहिए था क्योंकि कातिल पहले ही अपना दोष कबूल कर चुका था। 10 लोगों के लिए एक यूरी तैयार की जाती है। 1 घंटा 27 मिनट तक ये 10 मेंबर्स इस केस पर बहस करते हैं, लेकिन इसके बाद बाहर आकर कहते हैं कि हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। इसके बाद जज कोलिन मैकग्रेगर इन्हें एक बार फिर से अंदर जाकर दोबारा सलाह करने के लिए कहते हैं। इस बार जूरी 1 घंटा 19 मिनट अंदर आपस में बातचीत करने के बाद बाहर आती है और अपना फैसला सुना देती है। 10 के 10 यूरी मेंबर्स इस चीज पर पूरी तरह सहमत होते हैं कि लेस्ली हिल्टन ने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है और वह पूरी तरह दोषी है। लेकिन फिर भी वह जज कोलिन मैकग्रेगर से लेस्ली हिल्टन के ऊपर नरमी बरतने के लिए कहते हैं, लेकिन जज कोलिन मैकग्रेगर नरमी बरतने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होते। कोलिन मैकग्रेगर अपने देश की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेल चुके लेस्ली हिल्टन को मौत की सजा दी जाती है। लेस्ली बहुत आराम के साथ ये पूरा फैसला सुनता है और कोई भी रिएक्शन नहीं देता। लेकिन इसके बाद लेस्ली के वकील गवर्नर के पास पहुंच करते हैं ताकि लेस्ली हिल्टन की मौत की सजा को टाल सके, लेकिन गवर्नर भी अपना फैसला नहीं बदलते। फाइनली लेस्ली हिल्टन की मौत की तारीख तय की जाती है। जमैका की एसटी कैथरीन डिस्ट्रिक्ट जेल में 17 मई 1955 के दिन लिलिंग रोज के कत्ल से लगभग पूरा 1 साल बाद लेस्ली हिल्टन को सुबह 8:30 बजे फांसी के रस्से पर लटका दिया जाता है। इस तरह लेस्ली हिल्टन दुनिया का आज तक शायद एकमात्र ऐसा टेस्ट क्रिकेटर बन जाता है जिसे मौत की सजा दी गई। हालांकि मौत की सजा देने के बाद भी आम लोगों में लिलिंग रोज के लिए नहीं बल्कि लेस्ली हिल्टन के प्रति बहुत ज्यादा हमदर्दी रही। बहुत सारे लोग आज तक भी इस बात पर बहस करते रहे कि लेस्ली हिल्टन मौत की सजा का हकदार नहीं था और उसे बहुत ज्यादा सख्त सजा सुनाई गई, खासकर उन इवेंट्स के कारण जिनकी कसूरवार असल में उनकी पत्नी थी। और यही वह सारी घटनाएं थी जिसके कारण एक परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। लेस्ली हिल्टन की जिंदगी की तरह ये कहानी और ये वीडियो यहीं खत्म होता है।